तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। तो फिलहाल ये थी एक औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद कायदे से पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी कि क्राइम होने के बाद से कातिल के पकड़े जाने के बीच क्या क्या चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, क्या क्या लोगों की विचारधाराएँ बदलती रहती हैं, क्या क्या लोग सोचते रहते हैं। और अंत में जब रिजल्ट सामने आता है तो आदमी एक तरह से पैरों तले ज़मीन भी खिसकती है और अपनी सोच पे भी ताजुब होता है। तो अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अप्रैल साल 2023। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बांदा, इसी बांदे में एक थाना है गिरवा थाना, और इसी गिरवा थाने में एक गांव है बड़ोखर बुजुर्ग। कहानी इसी साल की, इसी 15 तारीख की, 15 अप्रैल की। दरअसल इसी बड़ोखर बुजुर्ग में एक शख्स जिसका नाम था बालेंद्र अपने पिता चुन्नू और उसकी माँ कैलसिया और जो बड़ी माँ थी यानी बड़े पापा की पत्नी तेजनिया, इन 3 लोग के साथ, और उसका बालेंद्र का एक बेटा भी था 9 साल का प्रांशु। तो 4 लोग और बालेंद्र को मिला के टोटल 5 लोग इसी बड़ोखर बुजुर्ग में अपने गांव में रहते थे। ठीक ठाक परिवार था, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे तो कभी चुन्नू को कहीं काम पे जाना पड़ता, कभी बालेंद्र को कहीं काम पे जाना पड़ता। अब ये सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रही, परिवार भी ठीक ठाक आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 14 अप्रैल साल 2023 को बालेंद्र की बहन के घर कुछ काम आता है। अब बालेंद्र के बहन के घर कुछ काम आता है। काम आने के बाद फिर बालेंद्र को फ़ोन आता है, बहन बुलाती है कि भैया आप आ जाइए। अब बहन अपने ससुराल से जब फ़ोन करती है तो बालेंद्र भी सारे काम अपने छोड़ता है। छोड़ने के बाद 14 तारीख की शाम को पहुंच जाता अपने बहन के यहाँ। अब 14 तारीख की शाम अपने बहन के यहाँ जाता है। जाने के बाद 14 तारीख की रात वहाँ रुकता है। 15 तारीख को जो भी काम था वो सारे काम वो करता है। करने के बाद फिर 15 तारीख की रात को भी अपने बहन के यहाँ रुकता है। रुकने के बाद जैसे ही 16 तारीख की सुबह होती है तो बालेंद्र की फ़ोन की घंटी बजती है। अब बालेंद्र की फ़ोन की घंटी वो भी सुबह सुबह लगभग 5 से 6 बजे। फ़ोन करने वाला घर का एक पड़ोसी। बालेंद्र थोड़ा शक पकाता है कि सुबह सुबह ऐसा फ़ोन। बहरहाल बालेंद्र फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद कहता है कि जी बताइए। तो सामने वाला जो शख्स था वो ना कुछ बोल पा रहा था ना कुछ कह पा रहा था, बस बड़ी घबराई आवाज़ में कहता है कि बालेंद्र घर पे आ जाओ और बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब जैसे ही बालेंद्र ये बात सुनता है तो वो भी बदहवास पूछता है कि क्या हुआ। इस पे सामने वाला कहता है कि बहुत कुछ नहीं बता सकता, तुम आ जाओ और अपनी बहन को भी बुला लेना। अब सामने वाला इतना बोलता है, बोलने के बाद फ़ोन रखता है। अब बालेंद्र उसकी बहन भागे भागे अपने घर पे पहुंचते हैं बड़ोखर बुजुर्ग गांव में। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के सामने लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुँची हुई है। सारे लोग एक तरह से सदमे में हैं, आसपास के लोग रो रहे हैं। अब बालेंद्र उस भीड़ को चीरता हुआ जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद अंदर जो कुछ वो देखता है उसे देखने के बाद एक तरह से बालेंद्र को चक्कर आ जाता है। बालेंद्र जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। संभालने के बाद अब उसकी बहन भी आती है। आने के बाद अंदर देखती है तो अंदर जो था बालेंद्र के पिता चुन्नू जो थे उनकी गर्दन पे किसी चीज़ से वार किया गया था। चुन्नू बिस्तर के पास औंधे मुँह पड़े हुए थे, पूरे बिस्तर पे खून फैला हुआ था। अब इतना देखने के बाद बालेंद्र थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि सेम हाल में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही अपने पिता और माँ को मरा देखता है तो फिर अपनी बड़ी माँ के पास भागता है। जैसे ही बड़ी माँ के पास भागता है तो देखता है कि थोड़ी दूर पे बड़ी माँ की भी लाश पड़ी हुई है। यानी एक घर है, घर में 3 लाशें पड़ी हुई हैं। तीनों में से एक उसकी माँ थी, एक उसका बाप था और एक बड़ी माँ थी। अब इतना देखने के बाद बालेंद्र कुछ देर तक तो सन्न रहता है। आसपास के लोगों से ना कुछ पूछ रहा है ना कुछ कह रहा। लेकिन 10 से 5 मिनट बाद बालेंद्र को एक चीज़ और याद आती है कि उसका बेटा जो अभी 8 साल का है प्रांशु, वो भी तो इसी घर में था, तो आखिर वो कहाँ है। अब जैसे ही अपने बेटे के बारे में सोचता है तो फ़ौरन आसपास के लोगों से रोते हुए, उनको एक तरह से हिलाते हुए झिझकते हुए पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। कोई कुछ बोलता नहीं, बस एक बुज़ुर्ग छत की तरफ इशारा कर देता है। अब बालेंद्र भागा भागा छत की तरफ जाता है। जाने के बाद छत पे देखता है कि छत पे
जो उसका बेटा है प्रांशु 8 साल का, उसको भी किसी ने काट दिया है, यानी किसी धारदार चीज़ से उसके गर्दन पे, उसके सीने पे वार किया गया और वो भी मरा पड़ा। यानी एक घर है, घर के अंदर छोटे से लेके बड़े तक सबको मार दिया गया है, और वो भी महज एक दिन के अंदर। अब पुलिस भी तैनात थी, पुलिस वाले भी फ़ौरन बॉडी को कब्जे में लेते हैं। गांव में एक तरह से सदमा लग चुका था सभी को कि गांव के बीचों बीच एक घर के अंदर 4 लोगों का इस तरह से कत्ल। मामला मीडिया में भी आ गया था, मीडिया वाले भी अब वहाँ पे भागे भागे पहुँचते हैं सारे लोग। पहुँचने के बाद अब न्यूज़ वगैरह चालू होती है। इधर पुलिस वाले भी जाँच पड़ताल शुरू करते हैं। जाँच पड़ताल करते हैं, सबसे पहले उस आदमी को बुलाते हैं जो सबसे पहले इस क्राइम सीन पर पहुँचा था, यानी जिसने जो कुछ देखा उससे पूछताछ की जाती है। तो एक आदमी बताता है कि सुबह सुबह आमतौर पे ऐसा होता है कि जो बालेंद्र का घर है, आमतौर पे आजकल हर घर का यही काम है कि घर पे जब लोग सो जाते हैं तो सोने से पहले घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। उसके बाद सुबह सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद घर का दरवाज़ा खुलता है। लेकिन इस बार जो बुज़ुर्ग था वो 4 बजे कुछ बाथरूम वगैरह करने उठा था, तो देखता है कि बालेंद्र के घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से खुला हुआ है। उसके बाद थोड़ी हैरानी होती है कि क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों खुला है। वो आदमी बताने के लिए जाता है। जाने के बाद देखता है तो अंदर एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है, सामान जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। साथ ही जो चुन्नू है यानी बालेंद्र का पिता, वो मरा पड़ा है। अब जैसे ही ये इंसान ये बात देखता है तो भाग के बाहर आता है। आने के बाद आसपास के लोगों को जगा के बताता है। उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन जाता है। इधर फिर एक इंसान ऐसा था जिसने बालेंद्र को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो एक बात और पूछते हैं, अच्छा कोई मारने आया, उसने 4 कत्ल किए, तो क्या आप लोगों ने कोई चीख पुकार या फिर भागने की कोई आवाज़? आमतौर पे किसी के घर आप 4 लोगों का कत्ल कर रहे हैं, तो अगर आप एक को मार रहे हैं तो कम से कम 3 ऐसे होंगे जो थोड़ा सा संघर्ष करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, चिल्लाएंगे, किसी के ऊपर वार होगा तो वो तड़पेंगे, कराहेंगे, उसकी भी आवाज़ आती है। कातिल जो होगा वो कत्ल करने के बाद भागेगा, ऐसा नहीं है कि दबे पाँव धीरे धीरे जाएगा, तो फिर उसकी भी आवाज़। तो क्या किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी? तो जब इस बारे में पूछा गया तो आसपास के लोग बताते हैं कि साहब इस महीने में तो जो थ्रेशर है जिससे गेहूं दाया जाता है, तो वो मशीनें आसपास एकदम चलती रहती हैं। इधर गेहूं काटने वाली मशीन भी आ जाती है, तो इन मशीनों से इतनी आवाज़ होती है कि किसी के घर की कोई आवाज़ निकली ही नहीं या फिर पता ही नहीं चली। और उस दिन संजोग से गांव में 3 ऐसे खेत थे जहां पे गेहूं जो है भूसे से अलग किया जा रहा था। तो पुलिस वाले जब ये बयान सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा ताजुब भी लगता है। साथ ही अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इधर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में क्लियर मेंशन होता है कि इन लोगों को काट के ही मारा गया, जिस वजह से इनकी नसें कटी और ब्लीडिंग हुई, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इन लोगों की मौत हो गई। अब एक गांव है, गांव के अंदर एक घर के अंदर 4 लोगों का कत्ल हो चुका है। कातिल कौन है किसी को पता नहीं। जो बेटा था वो बाहर था। आसपास के लोगों ने किसी को कुछ करते देखा नहीं या फिर किसी को भागते नहीं देखा, तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? बहरहाल अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इधर बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार वालों के हवाले कर दी गई। बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। और जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो सबसे पहले पुलिस वाले बालेंद्र से पूछताछ करते हैं कि आपको किसी पे शक है क्या? किसी ने आपसे कभी धमकी दी हो या फिर कोई बात ऐसी बोली जिससे आपको लगे कि कोई ऐसा कत्ल करवा सकता है? फिर बालेंद्र कहता है कि ज़्यादा तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, हाँ कुछ लोगों से पैसे के लिए रंजिश थी, साथ ही मुझे अपने साढ़ू यानी अपनी पत्नी के बहन के पति पे डाउट है। अब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों डाउट है, क्या नाम है उसका? तो बताता है कि मेरा जो साढ़ू है गंगा सागर, उसका शायद मेरी पत्नी से कुछ क्लोज संबंध है और इस वजह से ही मुझे उस पर डाउट है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला? बालेंद्र बताता है कि ये चित्रकूट का रहने वाला। अब पुलिस वाले कहते हैं आपस में ये कैसी बचकानी बातें कर रहा है कि एक शख्स जो चित्रकूट का रहने वाला है, चित्रकूट से जो बांदा है इतना दूर है, वो आए कत्ल करे, कत्ल करके चला जाए, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि चित्रकूट से रातों रात वो आए, आने के बाद कत्ल करे और कोई देखे तक ना, कोई जाने तक ना। तो ऐसा लगता है कि जो बालेंद्र है शायद वो दुख में है, दुख में कुछ ऐसी वैसी बातें बोल रहा, और इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इसलिए पुलिस वाले अपने जो जांच का एंगल है उसको दूसरी दिशा में घुमाते हैं। घुमाने के बाद जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता जा रहा। इधर कत्ल हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं। अब जब 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया
और पुलिस वालों के पास कोई सबूत था नहीं, तो जो मीडिया थी और आसपास के जो लोग थे, जो थाना था गिरुआ थाना, वहाँ के एक सीईओ थे नितिन कुमार। दरअसल नितिन कुमार काफ़ी टाइम से उसी थाने पे तैनात थे और उनके उस एक तरह से उस पूरे कार्यकाल में कई सारे हादसे हो चुके थे, चोरी से लेके छोटे मोटे झगड़े, वाद विवाद। तो फिर मीडिया और आसपास के लोगों ने इन सीईओ साहब को टारगेट करना शुरू किया कि सीईओ साहब ही ऐसे हैं जिनकी वजह से सारे हादसे हो रहे हैं, एक ही जगह ये तैनात क्यों है, इनका एक तरह से ट्रांसफ़र होना चाहिए था, हुआ नहीं, ये रिश्वत दे के बैठे, तमाम तरह की बातें। यानी अब जांच पड़ताल अलग अलग दिशा में चल ही रही थी और जो लोगों का फोकस था वो सीईओ के ऊपर हो गया। अब सीईओ के ऊपर इस तरह से जब फोकस हुआ, सीईओ के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, तो मामला गंभीर हो गया। अब इस मामले को एसपी साहब जो अभिनंदन भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और 12 अलग अलग टीमें बनाते हैं इस मामले की जांच पड़ताल में। 12 अलग अलग टीमें बनाते हैं, साथ ही डॉग स्क्वाड से लेके फॉरेंसिक की सारी टीमें उस घर के लगातार चक्कर लगा रही थी। बालेंद्र को भी बोल दिया गया था कि आप अपने घर पे ना रहें, चूँकि आप घर पे रहेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ सामान इधर उधर करें और शायद कोई सबूत ऐसा हो जो मिट जाए। तो उस घर को सील कर दिया गया। अब डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, ये जितनी भी टीमें हैं 12 अलग अलग, ये लगातार उस घर के चक्कर लगा रही हैं, लगातार दर बदर खाक छान रही हैं, लेकिन कहीं से ऐसा कोई सबूत, कहीं से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिस वजह से इस मामले में लीड मिल सके। अब देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, 15 मार्च आ जाता है। 15 मार्च आने के बाद पुलिस वाले अभी भी 15 मई आ जाता है। आने के बाद पुलिस वाले अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सबूत सुराग कुछ मिल नहीं रहा। पुलिस वालों की बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही, प्रेशर बढ़ता जा रहा। अब आखिरकार जब पुलिस वालों को कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो फिर जो बालेंद्र बोल रहा था, एक काम करते हैं, उसी के हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं। तो फिर इस हिसाब से जांच में क्या करें, इसीलिए सबसे पहले जो गंगा सागर था बालेंद्र का साढ़ू, उसके बारे में अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। और जब जांच पड़ताल करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें थी जो बड़ी संदेहास्पद लगी। पहला जो गंगा सागर था वो थोड़ा सा दबंग किस्म का इंसान था, दूसरा वो कई मामलों में जेल भी जा चुका था, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बालेंद्र की पत्नी की बहन थी, वो गंगा सागर के भाई से उसकी शादी हुई थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि गंगा सागर का भाई कहीं गायब हो गया। आज तक किसी को उसकी लाश या फिर जिंदा मुर्दा कहाँ है कुछ पता नहीं चला। और फिर बड़े रोमांचक तरीके से जो गंगा सागर है वो अपनी भाभी से शादी कर लेता है। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों के पास निकल के सामने आई तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि काम करते हैं, अब इस मामले को इसी एंगल पर जोड़ देते हैं। इसलिए अब पुलिस वाले गंगा सागर से लेके बालेंद्र की जो पत्नी थी अनीता, इन सबको जीरो इन करते हैं। जीरो इन करने के साथ साथ जब जांच पड़ताल करते हैं और साथ ही इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाते हैं, तो मिस्ट्री जब सुलझती है तो जो कहानी निकल के सामने आई, और ये मिस्ट्री अभी 2 दिन पहले जाके सुलझी, यानी इस घटना के 55 दिन बाद। तो इस कहानी के हिसाब से जो अनीता थी बालेंद्र की पत्नी, लगभग 11 साल पहले बालेंद्र से उसकी शादी हुई, लेकिन शादी होने के बावजूद जो अनीता थी वो गंगा सागर से बात करती थी। गंगा सागर से बात करती है, बालेंद्र देखता, लेकिन उसे लगा कि जीजा साली की बात है, उसमें मैं क्या बोलूँ, हो सकता है इन लोगों का पहले से हंसी मजाक वाला रिश्ता रहा हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जो अनीता है वो जब बात करती रहती और बालेंद्र जब घर पे नहीं होता और अचानक से आता, तो कई बार ऐसी आवाज़ या फिर कई ऐसी चीज़ें वो सुनता जो बहुत आपत्तिजनक होती। कई ऐसे टॉपिक्स पे ये दोनों बात करते रहते जो आपत्तिजनक थे। अब बालेंद्र 2-4 साल बाद जब ये चीज़ समझ पाता है तो समझने के बाद विरोध करने लगता है। अब जब विरोध करता तो बालेंद्र और गंगा सागर के बीच मनमुटाव हो गया। इधर अनीता को भी समझा रहा था कि बातचीत ना करो, लेकिन अनीता भी मानने को तैयार नहीं। इसी बीच इन दोनों का एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन बेटा होने के बावजूद भी जो अनीता थी वो अपने जीजा से बात करना बंद नहीं करती है, उससे उसका संबंध लगातार चलता रहा। और जब अनीता और गंगा सागर का संबंध चलता रहा तो जो बालेंद्र है वो अब अनीता से दूर होता चला गया और गंगा सागर और बालेंद्र में झगड़ा होता चला गया। ये चीज़ें लगातार चलती रही और इसी साल के जब होली की तारीख आती है तो बालेंद्र और गंगा सागर के बीच काफ़ी जोर का झगड़ा होता है। इसी दौरान जो अनीता है अपने इस ससुराल को छोड़ के चली जाती है मायके में ही रहने लगती है और मायके से ही अब अपने उस प्रेम प्रसंग को जारी रखती है। और जो अपने बाप थे अनीता के, राम बहोरी,
उनको ऐसा दिखाती है जैसे बालेंद्र जो है अनीता को चरित्रहीन समझ रहा है, जबकि अनीता बहुत अच्छी है। और गंगा सागर से बालेंद्र जलता है, क्योंकि गंगा सागर अच्छा खासा कमा रहा। राम बहोरी इस तरह से अपने दामाद के खिलाफ जल भुन जाता है, और गंगा सागर भी जला भुना था ही, चूँकि बालेंद्र और गंगा सागर के बीच झगड़ा हुआ था। कितना जलने भुनने के बाद जब राम बहोरी को लगा कि उसकी बेटी का उसके दामाद से संबंध अब अच्छा नहीं है, तो राम बहोरी और गंगा सागर एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद अपने दामाद से बदला लेने का एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ अब इंतज़ार करते हैं कि किस दिन बालेंद्र गायब हो और किस दिन बदला लिया जाए। और वो तारीख फाइनली आती है 15 अप्रैल, जब बालेंद्र अपनी बहन के यहाँ जाता है। तो बालेंद्र का ससुर राम बहोरी और उसका साढ़ू यानी अनीता का जीजा, यानी कायदे से साफ शब्दों में कहें तो राम बहोरी का पहला दामाद जो है, अपने दूसरे दामाद को मारने के लिए जाता है। राम बहोरी और गंगा सागर उसके घर में घुसते हैं बालेंद्र के। घुसने के बाद फिर पहले ससुर मिलता है, जो अनीता का ससुर था चुन्नू कुशवाहा, सबसे पहले उसको काट देते हैं। इसी बीच जो कैलसिया है अनीता की सास, उसको मारते हैं। इसी बीच चीख पुकार सुनने के बाद तेजनिया आती है, उसको भी गेड़ासे से काट देते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है, जो अनीता है उसका 9 साल का बेटा प्रांशु, वो घर में बैठे बैठे देख रहा था। अब प्रांशु जब देख रहा था और इन लोगों को लगा कि प्रांशु देख चुका है, तो प्रांशु के पीछे ये लोग भागते हैं। प्रांशु जाके छत पे छुप जाता है, और छत पे छुपने के बाद ये दोनों लोग भाग के छत पे पहुंचते हैं और उस 9 साल के मासूम को, जो कि राम बहोरी का नाती ही था, अपने ही 9 साल के मासूम नाती को राम बहोरी गड़ासे से काट के मार देता है। अब आप सोच के देखिए कि इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हुई, किस हिसाब से रिश्तों का कत्ल हुआ। एक माँ जो अपने जीजा के प्यार में इस कदर पागल थी कि अपने ही बेटे का कत्ल करवाती है। एक ऐसा शख्स था जिसने अपने ही नाती का कत्ल किया अपने दूसरे दामाद के कहने पे और अपनी बेटी के कहने पे। तो आप सोच के देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और ऐसे लोगों का क्या मतलब है और इनकी तादाद, ऐसे अपराधियों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं सवाल जवाब का जो सिलसिला है उस पर। और इस कहानी में एक अहम पहलू ये है कि जो राम बहोरी है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो गंगा सागर है उसका अभी तक कुछ पता नहीं। क्योंकि ये कहानी अभी कल ही की है, तो हो सकता है 1-2 दिन में गंगा सागर जो है वो गिरफ्तार हो जाए। तो मेरा कल का सवाल था, उससे पहले परसों का जो सवाल था कि पीसा की जो मीनार है उससे भी झुकी इमारत हमारे हिंदुस्तान में कौन सी है। तो इसका सही जवाब था रत्नेश्वर मंदिर। तो फिर ये सवाल मैंने पूछा कि रत्नेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है और ये झुका क्यों है। तो जो रत्नेश्वर मंदिर है, कहीं कहीं जगह माना जाता है कि ये 500 साल पुराना है, कहीं कहीं जो दस्तावेज हैं उसमें कुछ और ही मेंशन है। कायदे से अभी किसी के पास इसका सटीक जवाब नहीं है कि ये रत्नेश्वर मंदिर कब बना। लेकिन एक जो पहलू है इसके बनने का और एक कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है कि जो राजा मान सिंह थे उनका एक सेवक था। वो काफ़ी सेवा करता है राजा मान सिंह का, तो अच्छा खासा प्रॉपर्टी, अच्छी खासी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं उसको। मिलने के बाद अपने घर जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ अपनी आखिरी इच्छा बताओ। माँ कहती है कि बेटा एक काम करो, भोले बाबा की नगरी में एक मंदिर बनवा दो ताकि थोड़े टाइम मैं वहाँ रहूँ और मंदिर ऐसा हो कि लोग वहाँ दर्शन करने आए। अब जैसे ही ये बात वो सुनता है, कहता है माँ बस इतनी सी बात। कहता हाँ बेटा, अगर तुम ये मंदिर बनवा देते हो तो मान के चलो कि तुमने मेरा कर्ज चुका दिया। अब बेटा बहुत खुश था, पैसे की कमी नहीं थी। जाता है, जाने के बाद मंदिर बनवाता है। 1830 में ये मंदिर बन जाता है। बनने के बाद फिर बाकायदा सारी चीज़ें होती हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिलान्यास होता है। अब जैसे ही मंदिर बना, अपनी माँ के नाम पे वो मंदिर का नाम भी रखता है रत्नेश्वर मंदिर। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अभी तक इस मंदिर को सीधा दिखा रहे हैं। 1850 तक के जितने दस्तावेज आप देखेंगे, इस मंदिर की जो इमारत है एकदम सीधी है, यानी ज़मीन से 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीते और उस मंदिर पे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ, तो ये जो इंसान था जिसने ये मंदिर बनवाया, उसको घमंड हो गया और उसने फ़ौरन एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि इस मंदिर को बनवा के मैंने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया। अब उसका जैसे ही ये स्टेटमेंट उसके मुंह से निकला, फ़ौरन ही ये जो मंदिर था वो झुकने लगा। यानी इस मंदिर के झुकने का जो मेन मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी माँ के कर्ज से एक तरह से उऋण नहीं हो सकता। माँ के कर्ज का कोई एक तरह से निवारण नहीं है। माँ के कर्ज में आप जिंदा रहने के साथ साथ मरने के बाद भी डूबे ही रहेंगे। तो इस इंसान को घमंड हुआ, इस वजह से मंदिर जो है 9 डिग्री झुक गया।
काफ़ी माफ़ी वगैरह उसने मांगी, तब जाके ये मंदिर का झुकना बंद हुआ, नहीं तो कहा जाता है कि ये मंदिर फिर गिर ही जाता। तो ये रहा इसके झुकने का एक फैक्ट जो आज तक माना जाता है, क्योंकि साइंस के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जहाँ से ये प्रूफ हो जाए कि मंदिर झुका क्यों है। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल है कि कौन सी ऐसी बटन है जो कंप्यूटर में आमतौर पे नहीं होती। आमतौर पे का मतलब है कि कभी कभार ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें आदमी लगा देता है अपने कंबाइन जब करवाता है अपना एक कंप्यूटर खुद बनवाता है अपने पर्पज़ पे। तो 4 ऑप्शन है, पहला है एस्केप, दूसरा है एंटर, तीसरा है क्लाइंब और चौथा है शिफ्ट। तो ये 4 बटनों के नाम है, चारों में से कौन सी ऐसी बटन है जो नॉर्मली नहीं होती कंप्यूटर के कीबोर्ड में। तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।